नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 21 अगस्त 2025, दिन गुरुवार और आज की हिंदी तिथि है भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। दोस्तों, 21 अगस्त के दिन इतिहास में कई अहम घटनाएं हुई। 1911 में मोनालिसा की पेंटिंग पेरिस के लुव्र म्यूजियम से चोरी हो गई थी। जब भी दुनिया भर की सबसे फेमस पेंटिंग्स की बात आती है तो सबसे पहला नाम मोनालिसा की पेंटिंग का आता है। मोनालिसा पेंटिंग को मशहूर चित्रकार लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। इस फेमस पेंटिंग को बनाने में 14 साल का समय लगा था। कहा तो ये जाता है कि मोनालिसा के सिर्फ फोटो को बनाने में लियोनार्डो को 12 साल लगे थे। मोनालिसा की पेंटिंग दुनिया की सबसे चर्चित पेंटिंग है। मोनालिसा की पेंटिंग साल 1804 से फ्रांस की राजधानी पेरिस के म्यूजियम में रखी है। आज ही के दिन 21 अगस्त 1911 को फेमस मोनालिसा की पेंटिंग चोरी हुई थी। चोरी से पहले मोनालिसा पेंटिंग के बारे में लोगों को कम पता था। चोरी होने के बाद मोनालिसा पेंटिंग पूरी दुनिया में फेमस हो गई। लगभग 2 साल बाद मोनालिसा की पेंटिंग का चोर पकड़ा गया। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय दौरे पर 22 अगस्त को बिहार और पश्चिम बंगाल जाएंगे, जहां 18,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाएं शुरू और शिलान्यास किए जाएंगे। यह दौरा क्षेत्रीय विकास व जन कल्याण पर केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सीपी राधाकृष्णन ने एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरा और इस अवसर पर पीएम मोदी उपस्थित रहे। यह नामांकन एनडीए की एकता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने $20 अरब की आर्थिक सुधार योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य घरेलू खपत को बढ़ावा देना है। इसमें जीएसटी को 4 रेट से 2 रेट में संकलित करना शामिल है। दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर 5%, कुछ जैसे सिगरेट पर बढ़ाकर 40%। इस कदम से जीडीपी में 0.6% की वृद्धि और मुद्रास्फीति में कमी की संभावनाएं जताई गई। शेयर बाजार सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान स्पीकर रमण सिंह ने पीएम मोदी को नव रायपुर में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन करने हेतु आमंत्रित किया। यह समारोह 1 नवंबर 2025 को होगा, जो राज्य की 25वीं स्थापना वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। पीएम ने इसे स्वीकार कर लिया है। रूस के राजदूत के अनुसार राष्ट्रपति पुतिन वर्ष के अंत तक नई दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। हालांकि तारीख अभी तय नहीं हुई है। यह दोनों देशों के आपसी कूटनीतिक संबंधों के मजबूत दौर को दर्शाता है। रूसी राजदूत कार्यालय ने कहा कि रूस भारत को तेल की आपूर्ति के लिए बहुत विशेष मैकेनिज्म रखेगा, जिससे दोनों देशों को व्यापार संबंध स्थिर रहेंगे। सालाना 10% वृद्धि की उम्मीद जताई गई। साथ ही वर्ष के अंत तक पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की बैठक दिल्ली में संभावित है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, जो कि केंद्रीय सूचना आयोग CIC द्वारा पीएम मोदी की स्नातक डिग्री रिकॉर्ड सार्वजनिक करने के निर्देश को चुनौती देती है। यह मामला RTI अधिनियम और सार्वजनिक दायित्व से जुड़ा हुआ है। भारत और चाइना ने व्यापार, फ्लाइट, पत्रकार वीजा और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में रिश्तों की फिर से शुरुआत पर संतोष जाहिर किया, जो कई सालों की तनातनी के बाद सबसे बड़ा सुधार है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी की दिल्ली यात्रा और अगली SCO यात्रा का आयोजन इसका हिस्सा है। बावजूद इसके जल सुरक्षा और रणनीतिक चिंताएं बनी हुई हैं। अहमदाबाद के मोटेरा में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम के आसपास 650 एकड़ में सरदार पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव के लिए भूमि अधिग्रहण अंतिम चरण में है। 5,050 करोड़ की परियोजना में फेज 1 में एक्वेटिक सेंटर 2,250 करोड़ तथा फेज 2 में इंडोर अरीना, टेनिस सेंटर, एथलीट हाउसिंग आदि शामिल है। हिस्सों को नवंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है और पूरे प्रोजेक्ट को दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 8,307.74 करोड़ की लागत वाले 110.875 किलोमीटर लंबे 6 लेन एक्सेस नियंत्रित कैपिटल क्षेत्र रिंग रोड भुवनेश्वर बाईपास को मंजूरी दी। यह परियोजना NH 16 पर कटक भुवनेश्वर के बीच ट्रैफिक जाम को कम करेगी। सरकारी साझेदारी मॉडल HAM में 40% केंद्र से और शेष 60% 15 से 20 वर्षों में चुकाया जाएगा। यह पूर्वोदय विजन का हिस्सा है और इसे 2.5 वर्षों में पूरा करने की योजना है। रोजगार के अवसर भी व्यापक रूप से सृजित होंगे। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में तीसरे दिन सक्रिय रही। उन्होंने विशेष निर्वाचन सूची संशोधन SIR के विरोध में यह यात्रा नवाड़ा और शेखपुरा में जारी रखी, जहां उन्होंने दावा किया कि लगभग 65 लाख वोटर नाम वोटर सूची से हटाए गए हैं। उन्होंने इसे चुनावी हेराफेरी का हिस्सा बताया और कहा कि यह गरीबों की मतदान के अधिकारों से वंचित करने की साजिश है।
योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में टोरेंट ग्रुप द्वारा निर्मित यूपी का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र उद्घाटन किया, जो देश में भी प्राकृतिक गैस मिश्रण वाले सबसे बड़े हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में से एक है। सालाना 72,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा, जिसे 2% अनुपात में प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर पीएनजी, सीएनजी और उद्योगों में आपूर्ति किया जाएगा। सीएम ने बताया कि यूपी में 10 लाख टन वार्षिक ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य है। यह परियोजना क्लीन एनर्जी हटाना और रोजमर्रा की ऊर्जा में हाइड्रोजन को शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। योगी सरकार ने ब्रिटेन की एफसीडीओ के साथ मिलकर चेवेनिंग अटल बिहारी वाजपेयी स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की है, जिसके तहत 2025-26 से हर वर्ष 5 मेधावी छात्र पूर्ण छात्रवृत्ति पर ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, एलएसई और एडिनबर्ग जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकेंगे। छात्रवृत्ति में ट्यूशन, शोध, जीवन निर्वाह और यात्रा व्यय शामिल है। प्रति छात्र लगभग 45 से 48 लाख का पैकेज है। बिहार में एनडीए ने 243 विधानसभा क्षेत्रों में मजबूत संगठन और कामकाजी समन्वय के उद्देश्य से 84 सीटों के लिए 14 टीमें गठित की है। इनमें से 7 का नेतृत्व जेडीयू नेताओं और 7 का बीजेपी नेताओं द्वारा किया जा रहा है। प्रत्येक टीम 6 सदस्यों की है और सभी घटक दलों के नेता इसमें शामिल हैं। अभियान का मुख्य नारा फिर से नीतीश कुमार को सीएम बनाना रखा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार चुनावी मैदान में सक्रिय हुए हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव के रोजगार वादों की समीक्षा कर उनके वादों को नाकाम बताया। जब उनके पिता को नक्सली कहा गया तो निशांत ने कड़ा जवाब दिया। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा विशेष संक्षिप्त संशोधन एसआईआर के खिलाफ तीसरे दिन भी जारी रही। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में 65 लाख वोटरों को हटाया गया है, जो गरीबों को मतदान अधिकार से वंचित करता है। यात्रा में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्रमुख स्थल बैरिया टर्मिनल और 0 माइल स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर देते हुए कहा कि टर्मिनल में रखरखाव, ट्रैक, पावर ग्रिड आदि सुविधाएं हैं। 0 माइल स्टेशन पर यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं जैसे एक्सेलेटर, लिफ्ट और टिकट काउंटर आदि शामिल है। परियोजना जल्द जनता के लिए खोलने की तैयारी में है। व्हाइट हाउस ट्राइलेटरल बैठक के लिए हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट को संभावित स्थल के रूप में देख रहा है, जहां ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की शामिल हो सकते हैं। यह पहल रूस यूक्रेन तनाव के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलाइन लिविट ने घोषणा की कि ट्रंप प्रशासन ने रूस को युद्ध समाप्त करने के लिए प्रभावित करने हेतु भारत पर नए टैरिफ शुल्क लगाए हैं। यह कदम रूस के अंतर्राष्ट्रीय समर्थन तोड़ने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसमें व्यापारिक और आर्थिक गठजोड़ों को प्रभावित करने की कोशिश की गई है, जिससे यूक्रेनी संघर्ष में दबाव बढ़ाने की रणनीति दिखाई देती है। दोस्तों, आइए जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स के बारे में। तो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आज रिमझिम बारिश जारी रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल सहित कई हिस्सों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विशेष रूप से उत्तराखंड में मौसम अस्थिर बना हुआ है, जहां मूसलाधार बारिश के कारण सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में भी व्यापक बारिश की संभावना जताई गई है। पश्चिम बंगाल में 25 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जिससे निचले इलाकों में जल भराव और जनजीवन प्रभावित हो सकता है। जनता को सावधानी बरतने और मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। तो आइए अब आज के 2 जीके क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपको आंसर मालूम है तो कमेंट करके बताना, अगर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, आज कुछ नया जानने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो भारत के सबसे पहले आईएएस अधिकारी कौन थे? ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी सुब्रमण्यम रामास्वामी अय्यर, ऑप्शन सी सीएस वेंकटरमन, ऑप्शन डी नागेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। तो दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। देखते हैं आपको कितना मालूम है। तो इसका सही उत्तर है सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारत के सबसे पहले आईएएस अधिकारी सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जो 1863 में भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चयनित हुए। वे नोबेल विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। उन्होंने ब्रिटिश काल में प्रशासनिक सेवाओं में कार्य किया और भारतीय समाज को जागरूक करने में भी अहम योगदान दिया। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्वतंत्र भारत के पहले आईपीएस अधिकारी कौन थे? ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी नागेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी सीवी नरसिम्हा, ऑप्शन डी सुब्रमण्यम रामास्वामी अय्यर। तो दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट करके बताओ। देखते हैं आपको कितना मालूम है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सीवी नरसिम्हा। भारत के प्रथम आईपीएस अधिकारी स्वतंत्रता के बाद 1948 में सीवी नरसिम्हा थे। उन्होंने इस प्रतियोगी परीक्षा में टॉप किया और राष्ट्रपति का रिवॉल्वर पुरस्कार भी जीता। उनका योगदान भारतीय पुलिस सेवा की नींव मजबूत करने में भी अहम रहा है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।